नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है और पहला जो टॉपिक है वो है एनीमिया। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है एनीमिया और काफी मोस्ट भी है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप करके मत देखना। और वीडियो को भी इसे लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है बहुत ही सारा मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि एनीमिया होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स है इसके और कौन कौन से इसके कोजेस है। ठीक है, और एनीमिया को बोलते हैं रक्तलापता। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ ब्लड, यानी खून की कमी बोलते हैं एनीमिया को। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। तो एनीमिया देखेंगे हम, यानी कि लैक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी। बॉडी में यदि खून की कमी हो रही है तो समझ लो एनीमिया है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि एनीमिया एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, एनीमिया ब्लड, एनीमिया जो होता है वो ब्लड से संबंधित एक ऐसी डिजीज है या ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है बिल्कुल डाउन चले जाता है। यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन चले जाता है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? एनीमिया वाली कंडीशन में। ठीक है, अब जब सिंपल सी बात है, जब बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा तो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं ना, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यानी कि बॉडी में जो टिश्यू है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, यानी कि रिड्यूस्ड ऑक्सीजन फ्लो इन बॉडी ऑर्गन्स। जब बॉडी में जो टिश्यू है उनको ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन फ्लो इन द बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन है, अंग है, उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। ठीक है, समझ गए एनीमिया क्या है। एनीमिया ब्लड से संबंधित एक ऐसी डिजीज है या फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, बिल्कुल ही लो हो जाता है। ठीक है, और जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल ही लो हो जाता है, डाउन चला जाता है, तो सिंपल सी बात है, बॉडी में जो टिश्यू में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो पर्याप्त मात्रा से नहीं हो पाती है, जिसके कारण रिड्यूस्ड ऑक्सीजन फ्लो इन द बॉडी ऑर्गन्स, और पर्याप्त मात्रा में बॉडी के ऑर्गन्स को ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स को कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना आवश्यक है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर होगा कि एनीमिया होता क्या है। ठीक है, अब देखो एनीमिया के सिम्टम्स, यानी कि एनीमिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। वैसे तो टोटल 10 या 15 होते हैं, लेकिन एग्जाम में आप 6 लिखोगे तो भी इनफ है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है वीकनेस। इसका पहला लक्षण आपको दिख जाएगा वीकनेस, यानी कि कमजोरी, बॉडी में थकान आ जाती है। ठीक है, जब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, बॉडी में थकान आ जाती है। थकान, कमजोरी इसका पहला मुख्य सिम्टम्स है, ये याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद है डिजीनेस। ये डिजीनेस क्या होता है? चक्कर आना। ठीक है, उसके बाद है हेडेक, अधिक मात्रा में सर दर्द होता है, अत्यधिक दिनों तक सर दर्द होता है तो एनीमिया के कारण हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल से सिम्टम्स है, आपको भी हो सकते हैं, ये लक्षण सभी को हो सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा कोई बड़ा लक्षण नहीं है, सिंपल से है सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद है वेट लॉस, अत्यधिक मात्रा में वेट लॉस हो जाता है, वजन गिर जाता है तो भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं, ये एनीमिया के सिम्टम्स है। ठीक है, उसके बाद पेल स्किन या पेलर ऑफ स्किन, ये क्या होता है? शरीर की जो स्किन होती है वो हल्की पीली पीली होना शुरू कर देती है, वो भी एनीमिया के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद ब्रीथलेसनेस। अब ये ब्रीथलेसनेस क्या है? सांस कम आना, यानी कि सांस फूलना, अत्यधिक मात्रा में सांस फूलती है तो एनीमिया के केसेस हो सकते हैं, एनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 सिम्टम्स है एनीमिया के, काफी है, इनफ है। ठीक है, इसको आप एग्जाम में लिख दोगे तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमने एनीमिया की डेफिनेशन क्लियर कर ली, उसके बाद एनीमिया के सिम्टम्स क्लियर कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉडी में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना ये सिम्टम्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये 4 से 5 दिनों में है, यानी कंटिन्यू हो रहे हैं, 8 से 10 दिन तक कंटिन्यू हो रहे हैं, तो समझ जाओ एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें एनीमिया के कोजेस की, यानी कि एनीमिया के कारण। कौन कौन से ऐसे कारण है जिस कारण की वजह से एनीमिया हो सकता है या फिर होता है। देखिए,
ये 1 2 3 और 1 2 3 ये दो पार्टों में मैंने आपको कारण लिखवाए। ये तो दोस्तों मोर्फोलॉजिकल है और ये फिजिकल बोल सकता हूं इसको, ठीक है। पहला क्या है कारण, ब्लड लॉस या हेमोरेज। आपने सुना होगा, जब एनीमिया की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन है तो इसका मतलब एनीमिया हो सकता है, एनीमिया है, ठीक है। अब एनीमिया के कॉजेस में क्या बता रहा है, ब्लड लॉस, अत्यधिक मात्रा में या फिर किसी पर्सन को अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा है, हेमोरेज है उसको, तो भी भैया एनीमिया के चांस है। यानी कि सिंपल सी बात है, ब्लड लॉस होगा तो। अब दोस्तों उसके बाद है लो आरबीसी प्रोडक्शन। ये होता क्या है, लो आरबीसी प्रोडक्शन, याद रखो, लो आरबीसी प्रोडक्शन यानी कि आरबीसी जो है वो प्रोडक्शन कम हो रहा है उसका, यानी कि आरबीसी कम बन रही है। आरबीसी कहां से बनती है, ब्लड सेल्स कहां से बनती है, बोन मैरो से। यदि बोन मैरो से ही आरबीसी कम बन रही है, ठीक है, तो भी भैया एनीमिया हो सकता है। यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो भी भैया एनीमिया के चांस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी उसका एक कॉजेज है, ये भी उसका एक कारण है। उसके बाद है हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन होता क्या है, देखिए आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि विनाश की दर होती है, वो होती है 120 डेज। आरबीसी 120 दिन तक की होती है, आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है 120 दिन तक की होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ये हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, किसी पर्सन को ब्लडिंग ही नहीं रुक रही है, यानी कि उसकी अत्यधिक मात्रा में ब्लडिंग हो रही है। ये कंडीशन होती है अत्यधिक फीमेल में। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी होती है, वो वाले पीरियड में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि ब्लडिंग अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो आई आरबीसी डिस्ट्रक्शन यानी कि आरबीसी जो बॉडी में ही टूट फूट रही है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में ही, यानी कि आरबीसी का बॉडी में ही ब्रेक डाउन हो रहा है, तो भी भैया हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन बोलते हैं उसे, यानी कि अत्यधिक मात्रा में हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि ये भी एक एनीमिया के कारण है। तो 3 कारण मैंने आपको फिजिकल बता दिए, कौन कौन से, ब्लड लॉस, अत्यधिक मात्रा में किसी पर्सन का ब्लड लॉस हो रहा है तो भी भैया आरबीसी कम होगी और हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। उसके बाद लो आरबीसी प्रोडक्शन, बोन मैरो में से यदि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी भैया आरबीसी प्रोडक्शन लो है तो भी एनीमिया के कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी पेशेंट में, किसी पर्सन में हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन यानी कि ब्लडिंग ही नहीं रुक रही है, उसकी अत्यधिक मात्रा में उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लडिंग ही नहीं रुक रही है, ठीक है। हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन यानी कि बॉडी में ही जो आरबीसी हो टूट फूट रही है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में ही, तो भी ये एनीमिया के कारण हो सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, ये 3 कारण है, ये है मोर्फोलॉजिकल। ये 3 कारण कौन कौन से हैं, मोर्फोलॉजिकल। अभी मोर्फोलॉजिकल होते क्या क्या है, ये मैंने आपको पहले ब्लड सेल्स में पढ़ा दिया था। नॉर्मोसाइट, ब्लड सेल्स यदि नॉर्मल है तो उसे बोलते हैं नॉर्मोसाइट। माइक्रोसाइट, नॉर्मल से कम है तो उसे बोलते हैं माइक्रोसाइट। मैक्रोसाइट, नॉर्मल से यदि ज्यादा है ब्लड सेल्स तो उसे बोलते हैं मैक्रोसाइट, ठीक है। तो हमने एनीमिया के कारण पढ़ लिए, कॉजेस पढ़ लिए, कितने, ब्लड लॉस, लो आरबीसी प्रोडक्शन, हाई आरबीसी प्रोडक्शन, उसके बाद नॉर्मोसाइट, माइक्रोसाइट और मैक्रोसाइट। तो दोस्तों सिंपल सा एनीमिया का लक्षण क्या है कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल है बिल्कुल डाउन चले जाता है बॉडी में, ठीक है। आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो सकता है, एनीमिया के चांस है। तो डेफिनेशन समझा दी मैंने आपको एनीमिया की, उसके बाद एनीमिया के सिम्टम्स समझा दिए, एनीमिया के कॉजेस भी समझा दिए, ठीक है। ये इनफ है, इतना लिखोगे तो मेरे को एग्जामिनर आराम से नंबर दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एनीमिया के टाइप्स, यानी कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। टोटल 6 प्रकार के होते हैं एनीमिया। तो हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन समझ के आपको पता लग गया होगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, बॉडी में आयरन का लेवल जो होता है बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहला पॉइंट ये आप याद रखना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब क्या है, बॉडी में आयरन का लेवल लो हो जाता है या आयरन की कमी हो जाती है तो उसे बोलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब सिंपल सी बात है, ड्यू टू आयरन, यानी कि बॉडी में जब आयरन की कमी होगी तो बॉडी में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, यानी कि आयरन की कमी के कारण बॉडी में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है वो याद, सबसे मोस्ट पॉइंट है, आप याद रखना, किसी पर्सन में क्रोनिक ब्लड लॉस हो। क्रोनिक ब्लड लॉस का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो। किसी भी पर्सन में क्रोनिक ब्लड लॉस हो
तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि वो भी एक सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। अब ये क्रोनिक ब्लड लॉस अत्यधिक मात्रा में किसके होते हैं? ये फीमेल में होते हैं। फीमेल में अत्यधिक मात्रा में आपको क्रोनिक ब्लड लॉस देखने को मिल जाएगा, यानी कि अत्यधिक मात्रा में फीमेल में ब्लड लॉस होता है। कौन सी कंडीशन में? एएमसी की कंडीशन में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले कंडीशन में क्रोनिक ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद है आरबीसी लॉस होगी, सिंपल सी बात है, तो हीमोग्लोबिन लॉस होगा। अब हीमोग्लोबिन लॉस होगा तो आयरन भी कम होगा, ये आप याद रख लो। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंप्लीट हुआ। ये आप याद रखो कि आरबीसी लॉस होगी, यानी कि आरबीसी लो है तो हीमोग्लोबिन भी लो होगा। अब हीमोग्लोबिन लो है तो आयरन भी लो होगा। ठीक है, ये पूरी चैन सिस्टम है। तो आपको समझ में आ गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, ये कुछ 2 से 3 पॉइंट्स हैं। अब देख लेते हैं इसके लक्षण, यानी कि बॉडी में क्या क्या ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम पता लगाते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला है ब्रिटल नेल्स। अभी ब्रिटल नेल्स क्या होता है? यानी कि नाजुक नाखून। किसी पर्सन के यदि नेल्स जो होते हैं वो नाजुक हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एग्जांपल है या लक्षण है। ठीक है, उसके बाद स्पून शेप्ड नेल्स, यानी कि किसी पर्सन के जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप यानी कि चम्मच के आकृति के अनुसार हो जाते हैं, स्पून शेप हो जाते हैं, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के एग्जांपल है आयरन। उसके बाद ड्राइनेस है या ड्राइनेस ऑफ स्किन या हेयर, यानी कि बालों में रूखापन है या फिर चेहरों पर जो स्किन होती है उस पर ड्राइनेस है, तो वो भी एनीमिया के सिम्टम्स है। ठीक है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, इनको आप रट ले। दोस्तों, जब एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, तो आपको लक्षण लिखने भी जरूरी है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर एग्जामिनर नंबर देता है, केवल थ्योरी वाइज में नहीं देता, लक्षण भी लिखना जरूरी है। तो हमारा कंप्लीट हुआ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद आता है दोस्तों परनीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कुछ लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ही परनीशियस एनीमिया को ऐड कर देते हैं, तो दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक है, आप याद रखना। यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में का एक एग्जांपल है वो है परनीशियस एनीमिया, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में परनीशियस एनीमिया आता है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम क्या है? परनीशियस एनीमिया में देखिए दोस्तों और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखिए, तो सिंपल सी बात है, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 का होना जरूरी है, यानी कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 होना चाहिए, तभी आरबीसी का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो पाएगा। तो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये तो भैया चाहिए ही चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होना आवश्यक है, तो इसलिए बॉडी में विटामिन B12 और फोलिक एसिड का जो लेवल है वो बराबर मात्रा में होना चाहिए। यदि विटामिन B12 और फोलिक एसिड बराबर मात्रा में नहीं होंगे या फिर कम होंगे, तो भैया हमको देखने को मिल सकते हैं परनीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यदि किसी भी स्टेज में या फिर किसी भी कंडीशन में विटामिन B12 नहीं बनता है बॉडी में, तो समझ लो भैया परनीशियस एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, परनीशियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, अब विटामिन B12 ही नहीं होगा बॉडी में, तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहां से होगा? तो सिंपल सी बात है, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। यदि बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, तो परनीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे आज के 2 क्लियर हो गए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और परनीशियस एनीमिया, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर ही आता है ये। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। जिस बंदे को भी समझ में नहीं आ रहा हो नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों, आप मुझे अब टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा टाइप्स ऑफ एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, पहले के मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा दिए थे, अब तीसरा है एप्लास्टिक एनीमिया। देखिए एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो फेल हो जाती है भैया, इसमें तो बोन मैरो फेल हो जाती है। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो ही फेल हो जाती है। जब सिंपल सी बात है बोन मैरो ही फेल हो जाएगी, बोन मैरो समझ में आती है क्या होती है? बोन मैरो में सेल जो होती है यानी कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है,
और एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो ही फेल हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब बोन मैरो ही फेल हो जाएगी तो आरबीसी यानी कि जो ब्लड सेल्स है उसका प्रोडक्शन कहां से होगा, ठीक है। यानी कि ब्लड सेल्स जितनी भी होती है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कि एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो फेल हो जाती है और बोन मैरो फेल हो जाने के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें बस इतना सही है। अब ये किन किन लक्षणों के कारण होता है या फिर ऐसे कौन कौन सिम्टम्स है जिसके कारण एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग्स, हानिकारक जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नॉर्मल है, अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स जैसे केमिकल सब्सटेंस का सेवन करने से या हानिकारक जो ड्रग्स होती है उनको लेने से बोन मैरो फेल हो जाती है, जिसके कारण एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और हार्मफुल एक्सरे, हार्मफुल जो एक्सरे की जो विकिरण होती है, उनकी जो रेज होती है हार्मफुल होती है, यानी कि हानिकारक एक्सरे के कारण भी एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात क्या है, इसमें एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो फेल हो जाती है। तो बोन मैरो फेल हो जाने के कारण जो ब्लड सेल्स होता है उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया है दोस्तों इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। अब इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है? ये हेरिटेड समझ में आ गया ना आपको, हेरिडिटी। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर यानी कि थैलेसीमिया जो होता है वो जन्मजात होता है, यानी कि जन्मजात होता है ये, ठीक है। आनुवंशिक बोल दो इसको, जन्मजात बोल दो, ठीक है। यानी कि थैलेसीमिया जो होता है वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि जन्म से ही है, जन्मजात है, आनुवंशिक रूप में है, ठीक है। अब जन्मजात होता है, ठीक है। अब इसमें भी वही होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और इस तरह वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन जो होता है पर्याप्त मात्रा में ब्लड को नहीं मिल पाती है और इस कारण से ब्लड को नहीं मिलने के कारण ऑर्गन्स को भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया के अंदर ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जन्मजात है और इसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसकी जो लक्षण है वो ये है, प्रोटीन चेन नहीं बन पाती है। जब थैलेसीमिया होता है तो सिंपल सी बात है, इसके लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं? यानी कि बॉडी में जो प्रोटीन चेन होती है उसका डेवलप ठीक तरह से नहीं हो पाता है। अल्फा चेन जो बीटा चेन होती है, प्रोटीन चेन, उसका डेवलप नहीं हो पाता है, यानी कि वो ठीक तरह से बन नहीं पाती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है और आरबीसी और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ये प्रॉपर रूप से नहीं बन पाते हैं और इस कारण हमें प्रोटीन चेन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा एप्लास्टिक एनीमिया भी कंप्लीट हुआ और थैलेसीमिया भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है दोस्तों हीमोलाइटिक एनीमिया, काफी मोस्ट है, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एनीमिया से, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है, अब आप इसको खुद अपने दिमाग लगा के बड़े बड़े रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कम से कम 10 लाइन होनी जरूरी है। तो मैंने आपको शॉर्ट रूप में लिखवाया है, ठीक है, यानी कि आप खुद अपने जो ब्रेन पावर को यूज करके इसको अधिक लाइनों में लिख सकते हो, ठीक है। याद रखना, हेमोलाइटिक एनीमिया अत्यधिक मात्रा में ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं 5 नंबर में, ठीक है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कंपलसरी है ये। अब हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है? अब हीमोलाइटिक में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। हीमोलाइटिक यानी कि हीमो मतलब आरबीसी और लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना। आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर आरबीसी टूट रही है या फिर आरबीसी के विनाश की दर को ही हम बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। ये तो मैंने आपने बोल दिया, लेकिन केवल आपने जो मैंने अभी बताया वही आपने एग्जाम में लिखा और मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 5 में से आप कहेंगे 2 नंबर। क्यों? क्योंकि आपने सीधी डेफिनेशन लिख दी और लक्षण भी लिख दिया। चलो जो इसके सिम्टम्स होते हैं जो वो भी आपने लिख दिए, तो भी आपके मान लो 3 नंबर आएंगे। यदि आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए तो वो क्या क्या लिखना होगा? मैंने आपको क्या बताया, हीमोलाइटिक एनीमिया में हीमो का मतलब होता है आरबीसी और लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि आरबीसी का टूटना, आरबीसी के विनाश की दर बढ़ जाने के कारण ही हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। ये रही 3 नंबर वाली डेफिनेशन। अब इसको और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आरबीसी का विनाश हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो रही है, आरबीसी अत्यधिक मात्रा में उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी टूट रही है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है नॉर्मल होती है 120 दिन, यानी कि 120 दिन के अंदर 120 दिन के बाद यदि कंप्लीट कर जाने के बाद आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। और 120 दिन से पहले ही यदि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी टूट रही है, फूट रही है,
तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में आता है। इसमें दो कंडीशन होती है, ये आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपको एग्जाम में से 5 नंबर आने की मेरी तरफ से फुल गारंटी है। यदि मैं एग्जामिनर हूं तो ये आप लिख दोगे तो मैं आपको 5 नंबर ही दूंगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है कि सिंपल सी बात है, आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 120 दिन। 120 दिन कंप्लीट कर जाने के बाद यदि ब्रेक डाउन हो रहा है आरबीसी का, आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो रही है, तो वो नॉर्मल है। यदि 120 दिन से पहले ही उसका ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर 120 दिन से पहले ही आरबीसी टूट फुट रही है, डिस्ट्रॉयड हो रही है, तो वो एबनॉर्मल है। इसमें दो कंडीशन आपको लिखना जरूरी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन लिख दोगे तो आपका एग्जाम में फुल नंबर आने की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो हिमोलाइटिक एनीमिया कंप्लीट हुआ। हीमोलाइटिक में ही आंसर छुपा हुआ है। हीमो का मतलब होता है आरबीसी, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आरबीसी का ब्रेक डाउन होना ही हिमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। अब चाहे वो अत्यधिक मात्रा में हो चाहे कम मात्रा में, आपको लिख देना सीधा कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन लिखने के बाद लिख देना है आपको ये सिम्टम्स या लक्षण। कौन कौन से इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं? इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन है बॉडी में, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मलेरिया, उसके बाद हेरिडिटी, आनुवंशिकता। तो टोटल 4 सिम्टम्स है, 4 लक्षण है किसके? हिमोलाइटिक एनीमिया के। ध्यान रखना जो जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं छोटे छोटे पॉइंटों में, एप्लास्टिक एनीमिया हुआ, थैलेसीमिया हुआ, हिमोलाइटिक एनीमिया, इनके यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कंप्लीट एनीमिया पूछा जाता है तो 3-3, 4-4 या फिर 2-2 इनके लक्षण या फिर सिम्टम्स जरूर लिखे। ये एक अच्छे स्टूडेंट की बातें होती हैं कि वो किस तरह से एग्जाम में जो आंसर होता है किस तरह से वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हिमोलाइटिक एनीमिया कंप्लीट हुआ, याद रखना मोस्ट है, काफी 100 बार पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता है ये हिमोलाइटिक एनीमिया, तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया? एप्लास्टिक एनीमिया कंप्लीट हो गया, हिमोलाइटिक एनीमिया कंप्लीट हो गया और थैलेसीमिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया और फैनकोनाई एनीमिया। ठीक है, ये लास्ट है एनीमिया के टाइप्स में, ध्यान सुनना। सबसे पहले आता है सिकल सेल एनीमिया। ये भी हिमोलाइटिक एनीमिया के तरह ये भी मोस्ट है। प्रॉपर यदि एनीमिया में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी एक 5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन इनमें से दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट है, याद रखना। ठीक है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया भी हिमोलाइटिक एनीमिया की तरह ही मोस्ट है। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? देखिए, आरबीसी की जो शेप होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड सेल्स की जो मोर्फोलॉजी होती है आरबीसी की शेप में ही चेंज देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की जो शेप होती है मोर्फोलॉजी, उसमें ही हमको चेंज देखने को मिलता है। आरबीसी की शेप कौन सी जाती है? सिकल शेप। सिकल शेप बोले तो सी शेप की हो जाती है आरबीसी, यानी कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल शेप हो जाती है, यानी कि सी जो होता है अल्फाबेट वाला सी, वो उस तरह से शेप में हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप दरात शेप भी बोल सकते हो, यानी कि जो दराती टाइप की होती है वो वैसी शेप हो जाती है, या हास्याकार शेप हो जाती है, या अर्धचंद्राकार शेप हो जाती है। जो अर्धचंद्राकार रहता है, आधा चंद्रमा, उस तरह की शेप हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप सिकल शेप हो जाती है, या दरात शेप हो जाती है, या हास्याकार शेप हो जाती है, या अर्धचंद्राकार शेप में आ जाती है। यानी कि आरबीसी जो होती है वो कुछ चेंजेस देखने को मिलता है उसकी मोर्फोलॉजी, उसकी शेप में। ठीक है, अब नॉर्मल शेप कौन सी होती है आरबीसी की? बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होती है नॉर्मल शेप उसकी, और सिकल सेल एनीमिया में कुछ इस तरह हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से। ऐसा क्यों होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अब दोस्तों सी जो सिकल शेप होती है वो उस तरह से हो जाती है आरबीसी। ठीक है, किसमें? सिकल सेल एनीमिया में, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब दोस्तों अब सिंपल सी बात है, जब आरबीसी अपने नॉर्मल शेप में ब्लड फ्लो में, यानी कि ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही है, जो आरबीसी की नॉर्मल शेप होती है ये समझ लो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब आरबीसी अपनी नॉर्मल शेप के द्वारा ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही है, यानी कि ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही है नॉर्मल शेप के द्वारा, जो इसकी बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होती है। ठीक है, अब मान लो सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, अब मान लो सिकल सेल एनीमिया में ये शेप हो जाती है चेंज, यानी कि अर्धचंद्राकार या हास्याकार या कुछ नुकीली टाइप की शेप हो जाती है। और जब नुकीली टाइप की जो शेप होती है आरबीसी की वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है, या ब्लड वेसल्स में वो आरबीसी की शेप सिकल शेप फ्लो करती है,
तो भैया उसमें कंट्रक्शन पैदा होता है, संकुचन पैदा उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में आरबीसी की जो सिकल शेप होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होने पर रुकावट उत्पन्न होती है, रुकावट आने लगती है। मान लो आपने नल का पाइप देखा होगा, नल का पाइप में पानी और छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं, स्टोन वगैरह, वो गुजरते हैं। अब बाय चांस उसमें कोई उसका बड़े आकार का या फिर कुछ नुकीली टाइप का या फिर कुछ उससे बड़ा या फिर कुछ छोटी सी स्टिक टाइप का हम पाइप में दें, पाइप में डाले तो पाइप का जो है उसमें कंट्रक्शन पैदा उत्पन्न होगा, संकुचन उत्पन्न होगा और उसके ब्लड फ्लो में रुकावट आने लग जाएगी। सिंपल सी बात क्या है, ब्लड वेसल्स में ये आरबीसी यानी कि सिकल सेप जो होती है वो फ्लो होने पर ब्लड वेसल्स में रुकावट उत्पन्न होने लगती है। रुकावट उत्पन्न होने के कारण उसमें जो सिकल शेप होती है, जो आरबीसी की सी शेप होती है, ये वाली आरबीसी उसके अंदर चिपक जाती है, डैमेज उत्पन्न कर देती है, यानी कि डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में उसका जो रुकावट उत्पन्न होती है उसका खतरा बना रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज उत्पन्न होता है। भाई ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी में, जो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड पूरे बॉडी में ही जा रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स के द्वारा, तो इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होंगे। किसके कारण? आरबीसी की जो सिकल शेप होती है, सी शेप के कारण भी। अब जब ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ना, तो भैया उसका निष्कर्ष एक ही निकल के आएगा, ब्लड क्लॉट। तो भाई इससे अत्यधिक मात्रा में ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में अत्यधिक मात्रा में ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है। क्यों रहता है? ये बीच की रामायण मैंने आपको पढ़ा दी कि भैया ब्लड वेसल्स में जब जो आरबीसी जो होती है वो सी शेप यदि वो फ्लो कर रही है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होने पर रुकावट उत्पन्न होने लगती है। क्यों? जैसा कि मैंने ये एग्जांपल के द्वारा बताया था कि ब्लड वेसल्स में नॉर्मल जो आरबीसी की शेप होती है वो फ्लो करती है तो कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। मान लो उसमें हास्याकार या अर्धचंद्राकार या फिर और भी सी शेप, नुकीली शेप की जो आरबीसी फ्लो कर रही है ब्लड वेसल्स में, तो भैया कंस्ट्रक्शन पैदा होगा, संकुचन उत्पन्न होगा, रुकावट आने लगेगी ब्लड वेसल्स में और इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करेगी। और इस तरह से ये यहाँ पे जब चिपक जाएगी, ये चिपक जाएगी तो रुकावट उत्पन्न होगी, तो ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहेगा। ये ब्लड ऊपर पड़ा, ये ब्लड भी तो नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे लग गया बैरियर, तो ब्लड क्लॉट होने का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे? इन बर्थ सबसे पहली बात जन्मजात होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और ऑल लाइफ, भैया पूरी जिंदगी ही रहता है ये। ठीक है, उसके बाद ब्लड इन यूरिन हेमेचूरिया जो मैंने को पढ़ाया था, ब्लड इन यूरिन वाली कंडीशन में भी सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये इसके हो गए सिम्टम्स। एनीमिया के जो टाइप्स है उसमें सबसे मोस्ट है सिकल सेल एनीमिया। इसको आपको रट लेना है। रटने की बात छोड़ो, यदि आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो रटना भूल जाओ भैया, रटो तो आप बुक में से पढ़ लेना। मेरे चैनल पे आपको क्वालिटी मिलेगी केवल समझाने के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बिल्कुल 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 40 सेकंड पीछे करके देख लेना, बैक करके देख लेना, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाते रहता हूँ। तो सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट हुआ, उसके बाद भैया हमारा आता है फैनकोनाई एनीमिया। नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन सुनने का कोई मतलब नहीं है, रटने का कोई मतलब नहीं, समझाने का मतलब है। फैनकोनाई एनीमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेयर एनीमिया होता है, कभी कभार देखने को मिलता है, बिल्कुल रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, टोटल 6 टाइप के एनीमिया होते हैं। ठीक है, बुक में आपको 5 टाइप के मिल जाएंगे, मैंने आपको 6 टाइप के पढ़ाए, लेकिन मैंने 7वां भी ऐड कर दिया। ठीक है, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। एग्जाम में फिलहाल नहीं आता है ये, लेकिन आपको पढ़ना, आपको नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। यदि आप एनीमिया पढ़ते हो तो आपको प्रॉपर टाइप्स आपको पढ़ना जरूरी है। अगला जो आता है वो है फैनकोनाई एनीमिया। फैनकोनाई एनीमिया को एफए के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, एफए के द्वारा भी दर्शाते हैं उसको, फैनकोनाई एनीमिया को। अब ये जो फैनकोनाई एनीमिया होता है क्या है? फैनकोनाई एनीमिया में भी बोन मैरो फेल हो जाती है। भैया जब बोन मैरो फेल हो जाएगी तो आरबीसी जैसी ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन कहां से होगा? ऑक्सीजन जो है प्राप्त रूप में नहीं मिल पाएगी बॉडी को, तो इस तरह से फैनकोनाई एनीमिया बोन मैरो फेल होने के कारण होता है। फैनकोनाई एनीमिया में बोन मैरो फेल हो जाती है। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेयर एनीमिया है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल रेयर कंडीशन मिलता है। अब ये जीन के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। जीन आपने सुना होगा, 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हो, साइंस ले रखी है तो जीन आपने पढ़ रहा होगा, सुना होगा क्या होता है। जीन के द्वारा ही ट्रांसफर होता है, माता से पिता में, पिता से बच्चे में, माता से बच्चे में, माता के पिता के बच्चे में। ठीक है, तो जीन के द्वारा ही ट्रांसफर होता है ये। उसके बाद ये भी इनहेरिटेड होता है। ठीक है, इसे भी इनहेरिटेड बोलते हैं, इनहेरिटेड एनीमिया होता है। इनहेरिटेड मतलब जन्मजात, जो जन्मजात ही होता हो वो है इनहेरिटेड एनीमिया। ठीक है,
तो फेनको ने एनीमिया पढ़ लिया, किसके कारण होता है, बोन मैरो फेल वाली कंडीशन के कारण होता है। जब बोन मैरो फेल हो जाती है तो आरबीसी जैसी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहां से होगा, और हीमोग्लोबिन आरबीसी का स्टेज जो है, जो उसकी अवस्था होती है बिल्कुल लो हो जाएगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेयर होता है, रेयर एनीमिया होता है, रेयर कंडीशन मिलता है, और जीन के द्वारा ही ट्रांसफर होता है, माता से पिता, पिता से पिता, पिता से बच्चे में। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेड होता है, ये जन्मजात होता है, जन्मजात डिजीज होती है ये। ठीक है, तो टोटल हमारे 6 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, आपके कोर्स में बुक में 5 टाइप्स लिख रखे होंगे एनीमिया के, मैंने आपको 6 पढ़ाए, और जो 7वां एनीमिया ये भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल 7 प्रकार के एनीमिया होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एनीमिया का। आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाऊंगा, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लेना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।